नमस्कार बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ 3 परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। और बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कि परमाणु क्या है, परमाणु किन किन कणों से मिलकर के बना है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने कौन कौन से परमाणु से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ क्या है? वह वस्तु जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। पर आपने कभी ये सोचा है कि पदार्थ बनता कैसे है? आखिर पदार्थ बना कैसे होता है? अच्छा बच्चों, आप एक बात बताइए, अगर किसी चौक को आप छोटा करते चले जाएंगे तो अंत में आपको क्या प्राप्त होगा? जी हाँ, आपको चूरा प्राप्त होगा चौक का। पर क्या आप उसे और विभाजित कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, पर उसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों, जब हम किसी भी पदार्थ को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाते हैं तो अंत में क्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। तो महर्षि कर्णाद ने बताया कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते चले जाते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं जिन्हें पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, और इन सूक्ष्म कणों को परमाणु या एटम कहा जाता है। और डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस ने भी पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कणों को परमाणु का नाम दिया था। आप जानते हैं बच्चों, ये जो परमाणु या एटम शब्द है, ये ग्रीक शब्द के एटोमा शब्द से लिया गया है। अर्थात परमाणु या एटम शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक के एटोमा शब्द से हुई है। और एटोमा शब्द को सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया था 460 बीसी में। तो अब आप उन सूक्ष्म कणों को जिसको आप पुनः विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि परमाणु की खोज किसने की थी? जी हाँ, जॉन डाल्टन। तो वो वैज्ञानिक जिसने परमाणु को सबसे पहले खोजा, उसके बारे में जानकारी दी थी, उनका नाम है जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज इन्होंने 1808 ईस्वी में की थी और परमाणुवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि परमाणु दिखते कैसे होंगे और परमाणु है क्या? आइए समझते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि परमाणु का ये चित्र है, और परमाणु जो है वो है क्या? वो पदार्थ की मूलभूत इकाई है। पदार्थ जो है वो परमाणुओं से ही मिलकर के बना होता है, और अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। 20वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु जो है वो मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, और उनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग अपने मत दिए हैं। तो आइए समझते हैं कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये परमाणु का एक चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि परमाणु के जो केंद्र में है वो इलेक्ट्रॉन, और परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो चित्र है, ये जो आप देख रहे हैं, ये परमाणु या एटम का चित्र है। और बच्चों, अणु क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो अणु या मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आप जैसे इस चित्र में बच्चों देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो 5 अलग अलग फ्लोरीन नामक परमाणुओं से मिलकर के क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के 5 परमाणुओं के साथ संयोग कर रहा है, और क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड का एक अणु बना रहा है। तो अणु क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तब अणु या मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बच्चों, समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु से संबंधित अलग अलग अपने मॉडल दिए। तो आइए एक टाइमलाइन के माध्यम से उसे समझते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक थ्योरी की एक टाइमलाइन है।
तो सबसे पहले परमाणु जो शब्द एटोमा शब्द दिया था वो ग्रीक शब्द से एटोमा शब्द की उत्पत्ति हुई थी और जिसे डेमोक्रिटस ने दिया था जो 400 बीसी के करीब था। उसके बाद आए जो डाल्टन ने 1808 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और जॉन डाल्टन के बाद 1897 में आए जे थॉमसन और जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और उसके बाद जे थॉमसन के बाद 1911 या 1911 में आए रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और रदरफोर्ड ने परमाणु के पूरी संरचना के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। रदरफोर्ड के बाद आए नील्स बोर। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने का काम नील्स बोर ने किया और नील्स बोर ने 1922 में परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और नील्स बोर के बाद इरविन श्रोडिंगर आए 1930 में और जिन्होंने अब तक का सबसे आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसको आधुनिक क्वांटम क्लाउड मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके अब हम इन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परमाणु से संबंधित मॉडल के बारे में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला मॉडल है वो है डाल्टन ने क्योंकि परमाणु की खोज की थी तो इनके मॉडल को डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणुवाद इन्होंने दिया। डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो बॉल के रूप में होते हैं, तो इसी के कारण इनके मॉडल को बॉल मॉडल के नाम से भी जाना गया। इन्होंने बताया कि तत्व या पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं और परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु आभार, आकार और अन्य गुणों में तो समान होते हैं परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से वो अलग होते हैं। तो इस तरह से डाल्टन ने जो अपना सिद्धांत दिया उसको डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है और इनके मॉडल को बॉल मॉडल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ये माना था कि परमाणु जो है वो बॉल की तरह से होते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना के ऊपर अपने मॉडल प्रस्तुत किए। तो उनके नाम है जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। तो मुख्य रूप से इन 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना के ऊपर मुख्य योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से। इन्होंने 1897 में जे थॉमसन ने ये बताया कि जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला होता है और उन्होंने ये बताया कि ये गोला एक केक की तरह से होता है और ये एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे केक में सूखे मेवे धसे होते हैं उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है इस धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं। तो इसीलिए इनके इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया। और चूंकि इन्होंने ये बताया था कि प्रोटॉन जो है वो एक धनावेशित, उन्होंने बताया कि प्रोटॉन के कारण जो गोला है वो धनावेशित है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं जो गोले को संतुलित कर देते हैं। लेकिन बच्चों इस मॉडल की ना पुष्टि नहीं हो पाई, इस कारण से इनके इस मॉडल को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनकी इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन 2 कणों की खोज किसने की? आइए समझते हैं। तो परमाणु जो है उसके 3 मुख्य कणों से मिलकर के बना है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से परमाणु बना है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और उन्होंने बताया कि एक ऋणावेशित कण है जिसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837 भाग होता है और इसको E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बच्चों E जिस पे एक ऋणात्मक आवेश होता है इस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। और प्रोटॉन की खोज तो बच्चों गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में, लेकिन प्रोटॉन शब्द जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन नाम जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था और इसे
P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि एक धनावेशित कण है तो P पर प्लस का साइन लगाया जाता है, तो इसे P प्लस के तरह से संकेत से दर्शाया जाता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है और इसे P प्लस के माध्यम से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को E माइनस से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को P प्लस से दर्शाते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज बच्चों जेम्स चैडविक ने की थी और न्यूट्रॉन पर किसी भी तरीके का आवेश नहीं पाया जाता, इसलिए न्यूट्रॉन को उदासीन कण माना जाता है। और न्यूट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? N से, और उसके ऊपर 0 लगा देते हैं क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा, प्रोटॉन को P के द्वारा और न्यूट्रॉन को N के द्वारा दर्शाते हैं। अब बच्चों आगे समझते हैं, रदरफोर्ड आए। अब रदरफोर्ड ने क्या मॉडल प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है और रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक की खोज की थी और इसी के कारण 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया और इसके द्वारा इन्होंने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और ये केंद्र में स्थित है और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। अब इस चित्र में देख सकते हैं, ये रदरफोर्ड ने इस तरह का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि केंद्र में जो है वो प्रोटॉन होता है जो कि धनावेशित कण है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये मॉडल इन्होंने रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था और इन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग को अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी ली जिसका जो आकार था वो 0.004 सेंटीमीटर मोटी। आप सोचिए कितनी पतली पन्नी थी। उस पन्नी को इन्होंने लिया, आप इस चित्र में देखिए कि उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, इस पर अल्फा कणों से इन्होंने बमबारी करी और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब अल्फा कण सोने की पन्नी पर टकराते हैं तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण जो टकराते हैं और फिर उसी मार्ग से वापस आ जाते हैं। तो इनके इस प्रयोग से इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो परमाणु है, परमाणु का जो धनावेश है वो पूर्णतः केंद्र में स्थित है। इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन है वो केंद्र में उपस्थित है जिसे वो नाभिक कहते हैं और नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है और परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। और क्योंकि प्रयोग में इन्होंने ये बताया कि कुछ अल्फा कण पन्नी से बिल्कुल सीधे चले गए तो इससे इन्होंने जाना कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला है और कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे और वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर ही समान आवेश था। और बच्चों आप जानते हैं कि जब किसी भी दो वस्तु पे समान आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, समान आवेश होने पर प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस तरह से अल्फा जो कण थे और जो परमाणु का जो केंद्र था उन दोनों पर आवेश समान था, इसीलिए जो अल्फा कण थे वो वहाँ से विचलित हो गए। तो उन्होंने माना कि इस प्रयोग से उन्होंने ये बताया कि परमाणु के जो केंद्र है वो धनावेशित है और कुछ अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए क्योंकि वो नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। तो इस तरीके से इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रोटॉन जो कि धनावेशित कण है वो पाया जाता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परंतु उनके इस मॉडल में कुछ वैज्ञानिकों ने कमियां बताई। उनका ये कहना था कि चक्रण करता हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी होना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा और ऊर्जा को विकृत करेगा और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा लगातार उनकी कम होती जाएगी तो अंत में क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेंगे। तो इस कारण से उनके मॉडल में कुछ कमियां पाई गई और इन कमियों को दूर करने का काम किया नील्स बोर ने। तो नील्स बोर जो थे वो कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिकी शास्त्री थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं, नील्स बोर का चित्र है। 1922 में इनको परमाणु की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां थीं उसको दूर करने का काम नील्स बोर ने किया।
इन्होंने ये बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक में ही होता है। इस बात का उन्होंने समर्थन किया जो रदरफोर्ड ने बोला था। लेकिन फिर इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। उन कक्षाओं को इन्होंने शेल्स का नाम दिया। इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और प्रत्येक कक्षा में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं कक्षाओं को इन्होंने ऊर्जा स्तर का नाम दिया। और जिस तरह से आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये नील्स बोर का मॉडल है जिसमें इन्होंने बताया कि केंद्र में तो आपका जिसे नाभिक कहते हैं उसमें प्रोटॉन धनावेश है, लेकिन उसके चारों ओर कक्षाओं को इन्होंने इस तरह से दर्शाया है। पहली कक्षा को इन्हें फर्स्ट शेल या पहला ऊर्जा स्तर, इसे आप KLMN इस नाम से भी संबोधित कर सकते हैं या 1 2 3 के नाम से भी बोल सकते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तरों को ये नाम दिया गया और इन्होंने ही बताया कि हर ऊर्जा स्तर में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। जैसे पहले जो शेल है, कक्षा है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं या गति करते हैं। तो नील्स बोर के इस मॉडल को सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से नाभिक जो है उसमें धनावेश प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में गति करता जा रहा है और इन्होंने इन कक्षाओं को शेल्स या कक्षा ऊर्जा स्तर नाम दिया, जिसमें 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, इस तरह से इन्होंने ऊर्जा के विभिन्न स्तरों का इन्होंने इस तरह से संरचना बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न इन स्तरों पर गति करते रहते हैं। तो आइए अब हम इसको इस मॉडल से समझते हैं कि बच्चों ये एक सोडियम तत्व है जिसका ये परमाणु मॉडल है। इसमें ये दिखाया गया कि जो ये बीच में जो है ये केंद्र है, इस केंद्र में प्रोटॉन धनावेशित कण है और इसके चारों ओर जो आप ये कक्षाएं देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो सोडियम की चूंकि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और सोडियम का जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 11 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में चूंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विभिन्न कक्षाओं में हैं और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी सीमित है। तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि इस तरीके से नील्स बोर ने विभिन्न तत्वों के लिए अलग अलग परमाणु मॉडल दिए। जैसे यहाँ चित्र में सोडियम और फ्लोरीन का परमाणु मॉडल दर्शाया गया है। उसके बाद बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि इन जो ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो उस तत्व के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है और इसे बच्चों Z से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात जो बहुत ही रोचक है वो ये है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है कि परमाणु जो है वो उदासीन होते हैं और इस कारण से किसी भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉनों की संख्या ही एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो आप समझ में आया बच्चों, हर तत्व में एक निश्चित संख्या में प्रोटॉनों की संख्या होती है जिसे कि हम परमाणु क्रमांक कहते हैं और प्रोटॉनों की संख्या सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रोटॉन बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि Z बराबर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के और परमाणु संख्या बराबर होगी प्रोटॉन के। और बच्चों किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या का योग होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं या उसे आप एटॉमिक मास कहते हैं। तो अब जैसे कि इस मॉडल में आपने देखा था कि जो केंद्र है, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं और चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, केंद्र में
किसी भी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में गति करते रहते हैं। तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या है, जैसे कि सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 है। तो इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो यहाँ पर 12 है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है और इसे बच्चों ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या ए जो है उसको आप प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या से योग कर दें तो इसके माध्यम से आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब द्रव्यमान संख्या अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं को योग कर देंगे तो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल जाए? तब क्या होगा? ऐसे तत्व हैं, हाँ ऐसे तत्व हैं जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाए तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक है प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी परमाणु क्रमांक है प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में तीनों समान है, एक ही एक है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो बदलती जा रही है। प्रोटीरियम को 1H1 से दर्शा रहे हैं, ड्यूटीरियम को 1H2 से दर्शा रहे हैं और ट्राइटियम को 1H3 से दर्शा रहे हैं। तो इस तरीके से जो बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के केंद्र में जो संख्या है वो परिवर्तित होती जा रही है। प्रोटीरियम में केंद्र में सिर्फ आपको 1 प्रोटॉन दिख रहा है, ड्यूटीरियम में आपको 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन दिख रहा है और ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दिख रहा है। तो इस तरीके से इनको समस्थानिक कहा जाता है। अब बच्चों, इन समस्थानों का बहुत प्रयोग भी किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं और आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग गठिया ठीक करने में किया जाता है। तो इस तरीके से समस्थानिक बहुत उपयोगी भी होते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे कि आयन कैसे बनते हैं। अब बच्चों, किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होते हैं जिसे आयन कहते हैं। अब बच्चों, आप इस दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने वो फ्लोरीन को दे दिया। तो क्या हुआ? फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और सोडियम के ऊपर धनावेश आ गया। इसको इस तरह से समझते हैं, जो देता है वो धनी होता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन तत्व देता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वो धनावेशित कहलाएगा। और चूंकि जो लेता है, लेने वाला ऋणी हो जाता है। अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप उसका ऋण मानते हैं ना, आप ऋणी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि फ्लोरीन ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया वो ऋणावेशित हो गया और सोडियम धनावेशित हो गया। तो इस तरीके से सोडियम के परमाणु में चूंकि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो सोडियम पर धनावेश आ जाता है। और चूंकि ये फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो फ्लोरीन जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों? आयन का निर्माण होता है। आयन तभी बनते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। तो इस तरीके से आयन का निर्माण होता है। अब बच्चों, हम जानेंगे कि संयोजकता क्या है। इसे इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। तो किसी परमाणु के संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है जिसे कि हम संयोजकता कहते हैं। अब जैसे इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हाइड्रोजन जो है एक क्लोरीन के साथ संयोग कर रहा है, यानी कि क्लोरीन की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ संयोग कर रही है। तो यहाँ पर जितने वो जिस परमाणु से जितना उसका संयोग हो रहा है, संयोग करने की क्षमता जो है, जो दक्षता है वो निश्चित होती है, इसी को संयोजकता कहते हैं। अब जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों कि ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है
वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ संयोग कर रहा है। तो इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 हो जाती है, क्योंकि परमाणु कितने और परमाणु के साथ संयोग कर रहा है, तो जो उनकी दक्षता है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। और इस चित्र में आप बच्चों देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन की संयोजकता 4 है क्योंकि वो 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सकता है, सोडियम की 1 संयोजकता है, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है, मैग्नीशियम की 2 संयोजकता है और कैल्शियम की भी 2 संयोजकता है। तो हमने इससे समझा कि कोई किसी परमाणु से जो संयोग करने की जो दक्षता है उसी को हम संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि जो परमाणु है वो पदार्थ की जो क्या है, एक बहुत ही न्यूनतम इकाई है या पदार्थ की मूलभूत इकाई है, और जो भी पदार्थ है वो परमाणु से ही मिलकर के बना हुआ है। और परमाणु जो है, परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स या 3 मूल कण पाए जाते हैं, यानी कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। अब बच्चों ये तो आपने समझ लिया कि ये परमाणु का चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि केंद्र में जो है, केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु जो कि 3 मुख्य कणों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और केंद्र में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन याद रखिएगा धनावेशित कण है, और जो न्यूट्रॉन है वो क्या है बच्चों, उदासीन कण है। याद रखिएगा प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वो एक धनावेशित कण, न्यूट्रॉन जो है वो पूरी तरह से उदासीन कण है। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है। तो ये केंद्र में पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नील्स बोर ने बताया था, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर गति करते हैं और वो निश्चित कक्षाओं में होते हैं। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ऋणावेश होता है। तो इस तरीके से जो परमाणु है वो स्थायी रहता है, क्योंकि जो धनावेश होता है उसको इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश संतुलित कर देता है। इसलिए जो परमाणु होते हैं वो स्थायी रहते हैं। और इसी के कारण परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होती है। और हमने क्या जाना बच्चों, आज हमने ये भी जाना कि परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक होता है किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या, उसके नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, और इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और हमने क्या जाना था कि हम इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं बच्चों, E से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है। और अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा मैं आपसे कुछ पूछ भी लेती हूँ कि आज आपने और क्या समझा। जैसे मैंने इसमें तत्व का नाम दिया है और उनके परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या दी गई है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और द्रव्यमान संख्या 4। तो अब आप आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे। अब आपके पास द्रव्यमान संख्या भी है और परमाणु क्रमांक भी है। तो अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो सीधे से 2 आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 होगी और इनका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या में से घटा दें हम, परमाणु क्रमांक 8 आ जाएगी। जी हाँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान संख्या 23। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान ही होगी, तो वो 11 हो गई, और न्यूट्रॉनों की संख्या आप इसमें से घटा देंगे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक, तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इस तरीके से हम कार्बन के भी निकाल लेंगे, 6 हो जाएगी। परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या से घटाएंगे वो भी हमें 6 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम, अगर हमें परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या दी गई है तो हम किसी भी तत्व के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को
हम पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका गृह कार्य है कि आप घर में परमाणु की संरचना का चित्र बनाएंगे और अपने माता पिता को दिखाएंगे और अपने भाई बहनों से परमाणु के बारे में चर्चा करेंगे। और बच्चों, इसके साथ मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरीके से परमाणु से ही मिल करके सारे तत्व या पदार्थ बनते हैं, उसी तरीके से हमारे विद्यालय में आप बच्चे बहुत ही बहुमूल्य हैं और आपसे ही, बच्चों से ही विद्यालय बनता है। तो बच्चों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से अपने कार्य को करें। और अगले प्रकरण के लिए हम फिर से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।